नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टीम स्ट्रिपर कैसे काम करता है। अब स्टीम स्ट्रिपर कैसे काम करता है इसको समझने के पहले हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट वेपर प्रेशर और बॉइलिंग का समझ लेते हैं, क्योंकि उस कंसेप्ट का ज़रूरत पड़ेगा स्टीम स्ट्रिपर को समझने के लिए। अब देखिए, वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम तीन तरह के लिक्विड को ले रहे हैं। केस नंबर 1 में मान लीजिए कि हमारे पास एक लिक्विड है, प्योर लिक्विड ए है, ठीक है। प्योर लिक्विड ए है और वो किसी टेम्परेचर पे है, सपोज करिए मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ही है, ठीक है। अगर प्योर लिक्विड ए है तो यहाँ पे क्या होगा कि इस खाली स्पेस पे लिक्विड का वेपर मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे और ये ऊपर जाते जाते एक फेज ऐसा आएगा कि वेपर और लिक्विड एक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, और उस टाइम पे जो वेपर फेज का प्रेशर है उसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं, जब इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है। जैसा कि मान लीजिए वाटर के केस में वेपर प्रेशर करीब करीब 0.12 kg है, 0.2 एटमॉस्फेयर है, तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये तो कब, जब प्योर लिक्विड है। अब मान लीजिए एक दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस ये है जिसमें तीन तरह का कंपोनेंट है, ए, बी और सी। ये तीनों कंपोनेंट्स लिक्विड कंपोनेंट्स मिसिबल लिक्विड्स है। तो उस केस में क्या होगा, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, वेपर बनेंगे ए, बी, सी तीनों कंपोनेंट का। और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या होगा कि या इस फेज का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो जो प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, ये तो हम समझ ही रहे हैं। और पार्शियल प्रेशर जब ए होगा वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ ए टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। उसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा वेपर प्रेशर ऑफ बी टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ सी होगा वेपर प्रेशर ऑफ सी टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्योर कंपोनेंट था तो जब इक्विलिब्रियम आया तो उस समय जो वेपर फेज में जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर है, और जब मिक्सचर है, मिसिबल लिक्विड का सॉल्यूशन है, तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट इस तरह से वेपोराइज होगा ताकि उसका पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर टाइम्स मोल फ्रैक्शन होगा, ये जब मिसिबल लिक्विड होगा तो। और इक्विलिब्रियम जब आएगा तो हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर का जो सम होगा, वो जो प्रेशर होगा वो यहाँ पे प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर। इसका मतलब ये है कि अगर टोटल प्रेशर चाहे कुछ भी हो जाए, हर एक कंपोनेंट जो है ना वो वेपर फेज में जाने के टाइम ये देखेगा कि यहाँ पे हमारा पार्शियल प्रेशर कितना है। पार्शियल प्रेशर अगर उसके इस इक्वेशन से कम है तो वो वेपोराइज होता रहेगा, चाहे टोटल प्रेशर जो भी है, ठीक है। अब तीसरा केस जोड़ लेते हैं। मान लीजिए तीसरा केस जो लेते हैं, मान लीजिए मिसिबल लिक्विड का ले रहा है, सॉरी इनमिसिबल लिक्विड का। ये तो केस हो गया मिसिबल लिक्विड का, और ये मान लीजिए हम इनमिसिबल लिक्विड का ले रहे हैं। अगर इनमिसिबल लिक्विड का ले रहे हैं तो उस केस में क्या होता है कि इनमिसिबल लिक्विड में जब लिक्विड का कंपोनेंट्स वेपराइज होकर वेपर फेज में जाता है तो वेपर फेज एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए जो वेपर फेज में हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है ना वो वेपर प्रेशर के ही बराबर हो जाता है। यानी इस केस में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ बी, ये इमिसिबल केस में। और टोटल प्रेशर जो है ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो तीन केसेस लिए, एक केस जब प्योर कंपोनेंट्स है, दूसरा मिसिबल लिक्विड है, तीसरा इनमिसिबल लिक्विड है। प्योर कंपोनेंट में ये कंपोनेंट तब तक वेपोराइज होता रहेगा जब तक कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है इस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेपर प्रेशर है वो अचीव ना हो जाए, तब तक वेपोराइज होते रहेगा। जब मिसिबल लिक्विड है तो इसमें क्या होगा, ये
हर एक कंपोनेंट तब तक वेपोराइज नहीं होता रहेगा जब तक कि इसका पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा एट द गिवन टेम्परेचर। मतलब जो भी टेम्परेचर उसके करस्पॉन्डिंग जो वेपर प्रेशर हो और टाइम्स मोल फ्रैक्शन, ये हर एक कंपोनेंट उस हिसाब से ही वेपोराइज होगा ताकि ये रिलेशन वैलिड हो। और जब इमिसिबल लिक्विड होगा तो फिर से वेपर फेज में कोई इंटरेक्शन नहीं है, प्योर कंपोनेंट ऐसे वेपोराइज होगा मानो कि बी है ही नहीं, यानी वेपर प्रेशर के बराबर जब तक नहीं हो तब तक वेपोराइज हो जाएगा। बी भी तब जब तक इसका वेपर प्रेशर के बराबर ना हो तब तक वेपोराइज होता रहेगा। तो ये तो वेपोराइजेशन का कंसेप्ट हो गया। बॉइलिंग में क्या होता है कि अगर ये वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए तो बोलते हैं कि ये लिक्विड बॉयल होता है, हो जाएगा। समझते कैसे? मान लीजिए कि एक केस लेते हैं और इसमें पानी भरा हुआ है, लिक्विड है, पानी भरा हुआ है और इसके ऊपर हमने प्रेशर जो है मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पे ही मान लीजिए पानी है, 0.5 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा रखा है। अब अगर हम इस स्लैब को हटाते जाएं और प्रेशर घटाते जाएं तो अब जिस प्रेशर घटाते घटाते प्रेशर जब 0.12 एटमॉस्फेयर से कम कर देंगे तो ये वाटर बॉयल होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है बॉइलिंग के टाइम तो हमको एक बर्नर भी जला देना पड़ेगा नीचे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो गया एक्सटर्नल प्रेशर तो ये बॉयल होना चालू हुई। इस केस में क्या होगा, अगर ये मिसिबल लिक्विड है उसी को ऐसे लिया जाए तो मिसिबल लिक्विड है यहाँ पे सपोज कीजिए मिसिबल लिक्विड है और डिफरेंट स्लैब रखे हुए हैं। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर है, ये इस इक्वेशन के अनुसार जो प्रेशर आ रहा है वो इस प्रेशर को हम लोग बबल पॉइंट प्रेशर भी कहते हैं मिसिबल लिक्विड के केस में। तो जब प्रेशर जो है हमारा बबल पॉइंट प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर बबल पॉइंट प्रेशर से कम हो जाएगा तो ये लिक्विड बॉयल होने लगेगा। और बॉयल होगा तो किस तरह से होगा, ताकि ये रिलेशन वैलिड हो। हर एक कंपोनेंट इस तरह से बॉयल होगा ताकि ये रिलेशन वैलिड रहे। अगर इनमिसिबल के केस में है उस समय क्या होगा, उस समय अगर हमारा मान लीजिए इनमिसिबल लिक्विड है और हम डिफरेंट स्लैब्स को हटाते जाएं, प्रेशर कम करते जाएं, तो प्रेशर कम करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस टाइम पे ये जो टोटल प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर उसके बराबर जब हो जाएगा तो ये लिक्विड बॉयल होते जाएगा। और जब बॉयल होगा तो वेपर फेज में कंपोजिशन जो है वो इस इक्वेशन को वैलिड करेगा। तो इसी कंसेप्ट पे अब ये हमारा जो काम का चीज़ है, ये वाला जो केस है, इस केस पे हमारा स्टीम स्ट्रिपर काम करता है। तो बाकी दो केस को मिटा देते हैं। तो अब इस बेसिक को समझने के बाद हम लोग बात करते हैं स्टीम स्ट्रिपर कैसे काम करता है। तो हाउ स्टीम स्ट्रिपर वर्क्स। स्टीम स्ट्रिपर वर्क्स। अब स्टीम स्ट्रिपर के पास डायरेक्टली जंप होने के पहले इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए इनमिसिबल लिक्विड था ए और बी, ठीक है, किसी वेसल में इनमिसिबल लिक्विड था ए और बी और उस वेसल का प्रेशर हम कंट्रोल कर रहे थे। उस समय क्या होगा कि अगर हम इसका प्रेशर कम करते करते एक प्रेशर ऐसा आएगा जिस टाइम पे उसका प्रेशर जो होगा, इस वेसल का प्रेशर, जो बेसल का प्रेशर जो होगा ये पीटी, वो बेसल का जो प्रेशर होगा इस एक्सप्रेशन के द्वारा जो प्रेशर आ रहा है उसके बराबर हो जाएगा। तो ये लिक्विड बॉयल होना चालू हो जाएगा। और जब बॉयल होना चालू होगा तो किस तरह से बॉयल होगा कि ए का वेपर प्रेशर और बी का वेपर प्रेशर, ये दोनों का जो सम होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, अब मान लीजिए इस वेसल में हम क्या किए कि ये जो वेपर फेज है, वेपर फेज में मान लीजिए कि हम बी कंपोनेंट जो है उसको फर्दर ऐड कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये स्टीम और ऑयल था, ए मान लीजिए ऑयल था और बी जो था वो स्टीम था। ए ऑयल है और बी स्टीम है। अगर इस केस में अगर हम वेपर फेज में स्टीम और ऐड कर दिए, सपोज कीजिए किसी टेम्परेचर टी पे है सच दैट कि ए का ऑयल का वेपर प्रेशर ऑफ ए जो है मान लीजिए 1.5 एटमॉस्फेयर है, वेपर प्रेशर ऑफ बी जो है मान लीजिए 0.5 एटमॉस्फेयर है।
तो उस केस में क्या होगा, अगर वेसल का प्रेशर जो है अगर 2.5 पे एटमॉस्फेयर है तो ये लिक्विड तो बॉयल नहीं होने वाला। अब मान लीजिए वेसल का प्रेशर हम घटाते गए, घटाते घटाते जब 2 एटमॉस्फेयर की प्रेशर के पास लाएंगे तो ये क्या होगा, लिक्विड बॉयल होने लगेगा। और जो बॉयल होगा तो वेपर फेज में लिक्विड, ये दोनों कंपोनेंट का कंपोजिशन क्या होगा, ऑयल का प्रेशर होगा 1.5 एटमॉस्फेयर और स्टीम का प्रेशर होगा 0.5 एटमॉस्फेयर। अब मान लीजिए कि हमने बाहर से स्टीम दे दिया, इस तरह से स्टीम दे दिया कि स्टीम का जो प्रेशर है वो बढ़ गया। स्टीम का जो प्रेशर है यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम जो है वो मान लीजिए 0.8 एटमॉस्फेयर होगा। तो ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑयल जो होगा वो तो मान लीजिए 1.2 एटमॉस्फेयर ही हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर तो हम अभी कांस्टेंट रख रहे हैं किसी कंट्रोल वाल्व से। तो हमको पता है कि जब भी कोई इमिसिबल लिक्विड बॉयल होगा तो वेपर फेज में कंपोजिशन जो है वो इस तरह से होगा कि उस टेम्परेचर पे हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो। ठीक है, अभी चूंकि इस टेम्परेचर पे ए का पार्शियल प्रेशर जो है वेपर प्रेशर जो है 1.5 एटमॉस्फेयर है और पार्शियल प्रेशर जो है 1.2 एटमॉस्फेयर है, तो क्या होगा, ए बॉयल वेपोराइज होना चालू हो जाएगा, वेपोराइज होता रहेगा। और बी वेपोराइज नहीं होगा क्योंकि बी का जो पार्शियल प्रेशर जो है वो इसके करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर से ज़्यादा है। मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर है और एक्चुअल में प्रेशर है पार्शियल प्रेशर 0.8 एटमॉस्फेयर है, तो यानी वाटर वेपोराइज नहीं होगा, प्रेफरेंशियली ऑयल वेपोराइज होता रहेगा। और इस तरह से वेपोराइज होता रहेगा ताकि इसका वेपर फेज में इसका कंपोजिशन बढ़ते रहे और अल्टीमेटली इसका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑयल है वो अल्टीमेटली इस कंपोजिशन के पास अचीव हो जाए। इसी कंसेप्ट पे ना हमारा स्टीम स्ट्रिपर काम करता है। स्टीम स्ट्रिपर में क्या करते हैं, स्टीम स्ट्रिपर में क्या करते हैं, जैसे मेन कॉलम जो होता है, मेन कॉलम से चिमनी ट्रे से हम कोई भी साइड ड्रॉ अगर खींच रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली जैसे मान लीजिए कि हम डीजल ही खींच रहे हैं या फिर डीजल खींच रहे हैं, केरोसिन खींच रहे हैं, जो भी है, जो भी साइड ड्रॉ खींचते हैं ना उसमें उसके कुछ लाइटर कंपोनेंट भी उसके साथ कुछ आ जाते हैं, क्योंकि प्योर डिस्टिलेशन तो होता नहीं है। तो लाइटर कंपोनेंट जब आ गए, मान लीजिए डीजल के साथ कुछ लाइटर कंपोनेंट केरोसिन आ गया, तो उसको हम लोग को फर्दर आउट करने के लिए हम लोग स्टीम स्ट्रिपिंग यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, एक फर्दर साइड स्ट्रिपर होता है, उसमें हम लोग स्टीम देते हैं और स्टीम दे करके लाइटर कंपोनेंट को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। कैसे काम करता है, देखिए, जो भी लिक्विड कॉलम से डायरेक्टली हम खींच रहे हैं वो लिक्विड तो बबल पॉइंट टेम्परेचर पे रहता है, क्योंकि डायरेक्टली कॉलम से आ रहा है, तो इसका मतलब ये बबल पॉइंट टेम्परेचर पे है। अब अगर मान लीजिए हम कुछ भी नहीं करें, डायरेक्टली इस वेसल में लें, सपोज कीजिए ये डीजल ही है और ये मान लीजिए कि हम इसको जस्ट समझने के लिए मान लीजिए 200 डिग्री सेल्सियस पे हम खींच रहे हैं। ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस पे डीजल का मान लीजिए वेपर प्रेशर मान लीजिए 2 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो जैसे ही ये वेसल के अंदर आएगा, यहाँ पे तो हीटिंग के लिए कुछ है नहीं, ये बॉयलिंग फेज में था। बॉयल होने के लिए जैसे थोड़ा सा वेपर बनेगा तो इसको तो हीट देने के लिए कोई है नहीं, इसका हीट ये खुद से ही हीट लेके वेपोराइज होगा, खुद से हीट लेके वेपोराइज होगा तो इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा, मान लीजिए 199 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। उसके करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर जो था वो 1.99 एटमॉस्फेयर था। पर चूंकि कॉलम का प्रेशर तो कंट्रोल्ड है किसी रिफ्लक्स ड्रम के प्रेशर कंट्रोल वाल्व से, तो कॉलम का प्रेशर जब कंट्रोल्ड है तो यहाँ का भी प्रेशर कंट्रोल है, यहाँ का भी प्रेशर कंट्रोल है, तो यहाँ पर भी प्रेशर कंट्रोल है क्योंकि ये कॉलम से जुड़ा हुआ है। तो प्रेशर तो एक्सटर्नल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर ही रह गया और वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग कम है, तो ये फर्दर बॉयल नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसी केस में हम अगर स्टीम डाल दिए, स्टीम स्टर से डाल दिए, तो अब ये मिक्सचर हो गया और ये इमिसिबल मिक्सचर बना, क्योंकि पानी और तेल तो मिसिबल होता नहीं है। तो जब ये इमिसिबल मिक्सचर बना तो उस केस में क्या होगा कि स्टीम डालने से इसके अंदर जो है ऑयल का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि टोटल प्रेशर तो सेम ही रहा। मान लीजिए टोटल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, स्टीम डालने से डीजल का जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर जो डीजल है मान लीजिए हो गया 1.5 एटमॉस्फेयर और स्टीम का जो पार्शियल प्रेशर है वो हो गया 0.5 एटमॉस्फेयर।
तो अब डीजल क्या सोचेगा, डीजल तो ये सोचेगा कि अरे ये तो इनमिसिबल वेपर है, और इस केस में हमारा जो पार्शियल प्रेशर जो होना चाहिए वो तो मेरे वेपर प्रेशर के बराबर होना चाहिए, यानी मेरा पार्शियल प्रेशर होना चाहिए 2 एटमॉस्फेयर के बराबर, और एक्चुअल में पार्शियल प्रेशर है 1.5 एटमॉस्फेयर के 1.5 एटमॉस्फेयर। तो ये फर्दर बॉयल होने लगेगा, और बॉयल होने लगेगा तो डीजल के में से जो लाइटर कंपोनेंट है, लाइटर कंपोनेंट जो है वो बाहर निकलने लगेंगे, वेपर फेज में जाने लगेंगे, और इस तरह से जब लाइटर कंपोनेंट जब वो बाहर जाएंगे तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर डाउन होते रहेगा, क्योंकि हीट जो लेटेंट हीट है वो खुद से ही लेता है। तो टेम्परेचर जब डाउन होने लगेगा तो फाइनली जो डीजल निकलेगा, मान लीजिए 200 डिग्री सेल्सियस पर हमने ड्रॉ किया था, फाइनली जो स्टीम स्ट्रिपर का जो प्रोडक्ट निकलेगा वो होगा 180 डिग्री सेल्सियस पे। किस तरह से होगा, ये वेपराइज होता रहा, वेपराइज होते होते इसका वेपर फेज में इसके कंपोनेंट ज़्यादा जाते गए, तो क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ डीजल जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेगा। मान लीजिए कि 1.7 एटमॉस्फेयर हो गया, स्टीम का पार्शियल प्रेशर जो है 0.3 एटमॉस्फेयर हो गया। तो क्या होगा कि और टेम्परेचर भी डाउन हो रहा है, तो करस्पॉन्डिंगली मान लीजिए 180 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग अगर वेपर प्रेशर 1.7 एटमॉस्फेयर के बराबर है तो वो फर्दर अब वेपराइज होना बंद हो जाएगा। तो अब कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया। कंसेप्ट ये है कि किसी भी स्टीम स्ट्रिपर में हम लोग क्या करते हैं, स्टीम डालते हैं, स्टीम डाल करके ऑयल का पार्शियल प्रेशर हम रिड्यूस करते हैं। तो जब पार्शियल प्रेशर जो रिड्यूस करते हैं इस तरह से कि उसके वेपर प्रेशर से कम हो जाए, जैसे इस डीजल का वेपर प्रेशर जो था वो 2 एटमॉस्फेयर था, हमने स्टीम डाल करके उसका पार्शियल प्रेशर 1.5 एटमॉस्फेयर कर दिया। तो जब पार्शियल प्रेशर अगर वेपर प्रेशर से कम होगा तो वो वेपोराइज होने लगेगा। कंसेप्ट मैंने इतना सारा डिस्कशन इसीलिए किया था कि प्योर कंपोनेंट में जो है वो प्रेशर, टोटल प्रेशर जो है वेपर प्रेशर से जब कम होता है तो वो वेपराइज होता है, लेकिन जब इनमिसिबल लिक्विड है तो उसमें पार्शियल प्रेशर जब वेपर प्रेशर से कम होता है तो वो वेपराइज होने लगता है, यानी बॉयल होने लगता है। तो ये पार्शियल प्रेशर हम स्टीम डाल करके पार्शियल प्रेशर इसका कम कर दे रहे हैं, पार्शियल प्रेशर इसके वेपर प्रेशर से कम होता है, तो ये बॉयल होता रहेगा। तब तक बॉयल होता रहेगा तब तक जब तक कि उसके लोअर टेम्परेचर पे उसका पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग समझाया, लेकिन हमको लगता है इस तरह से समझने से आपको आगे कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा जब डिफरेंट कॉन्सेप्ट को सोचते हुए। तो इसमें से इस तरह से हम स्टीम स्ट्रिपर काम करता है। अब अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो अब आप समझ सकते हैं कि 2-3 प्रॉब्लम जो स्टीम स्ट्रिपर में आता है वो कैसे आता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टीम डाल करके इसका पार्शियल प्रेशर कम कर रहे हैं और वो पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर से कम कर रहे हैं, ठीक है, तभी ये बॉयल हो रहा है। मान लीजिए कि हमने जो साइड ड्रॉ लिया है मेन कॉलम से, और ये जो जिस लाइन से स्ट्रिपर में आ रहा है ये लाइन अनइंसुलेटेड हो जाए तो हीट इसका अनइंसुलेटेड होने तो हीट डिसिपेट होगा। तो 200 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉ किए थे और यहाँ तक आते आते मान लीजिए 180 डिग्री सेल्सियस हो गया, 180 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इस केस में अगर हम स्टीम डाल करके इस तरह करें कि इसका डीजल का जो पार्शियल प्रेशर जो है मान लीजिए कि 2 एटमॉस्फेयर से कम होकर 1.9 एटमॉस्फेयर भी हो जाए, तब भी ये बॉयल नहीं होगा, क्योंकि लोअर टेम्परेचर पे आ जाने के कारण क्या होगा कि लोअर टेम्परेचर में आ जाने के कारण इसका वेपर प्रेशर ही कम हो गया। तो इसका मतलब स्टीम स्ट्रिपर तब नहीं काम करेगा जब लिक्विड जो इसमें जो इन हो रहा है वो सब कूल हो जाए। लिक्विड मस्ट बी एट बबल पॉइंट प्रेशर और टेम्परेचर पे होना चाहिए, तभी जाके ये बॉयल करेगा। अदरवाइज इस केस में भी हमको बॉयल कराना है 180 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्टीम का क्वांटिटी और बढ़ाना पड़ेगा। स्टीम का क्वांटिटी इस तरह से बढ़ाओ ताकि इसका डीजल का जो पार्शियल प्रेशर है इवन 1.7 एटमॉस्फेयर से भी कम हो जाए, मान लीजिए 1.5 एटमॉस्फेयर हो जाए, तब जाके ये फर्दर बॉयल होता रहेगा। बॉयल होते होते इस तरह होगा कि 180 से ये हो जाएगा 170 डिग्री सेल्सियस। तो आप समझ गए कि हमको अगर ये सब कुल हो जाएगा तो हमको स्टीम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो स्टीम स्ट्रिपर को अच्छे से काम करने के लिए जो ड्रॉ है, लिक्विड ड्रॉ है, शुड नॉट बी सब कुल नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट समझते हैं। मान लीजिए जो हम स्टीम देते हैं, मान लीजिए जब हम स्टीम दे रहे हैं वो स्टीम ड्राई स्टीम ना होकर वेट स्टीम है, ठीक है। तो वेट स्टीम है, जैसे मान लीजिए 200 डिग्री सेल्सियस पे हमने डीजल को ड्रॉ किया था और स्टीम जो है जनरली एलपी स्टीम हम लोग यूज करते हैं, मान लीजिए उसका टेम्परेचर था 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसी वजह से हम बोल रहे थे कि डीजल जो है वो खुद से ही हीट लेता है, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर तो डीजल के भी टेम्परेचर से कम है, ठीक है। तो
उस केस में क्या होगा कि उस केस में क्या होगा, जब ये 140 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है तो ऑब्वियसली अगर स्टीम के साथ अगर कुछ वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा तो डीजल क्या होगा, डीजल से हीट लेके कि वापस वो स्टीम बनेगा। तो जब वापस स्टीम बनेगा तो इस तरह से डीजल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो डीजल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो इसलिए फिर से स्टीम स्ट्रिपिंग अच्छा से काम नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होने से उसका वेपर प्रेशर ही डाउन हो जाएगा। तो हमको अगर उसको फर्दर वेपराइज करना पड़ेगा तो बहुत सारे स्टीम देने पड़ेंगे ताकि उसका पार्शियल प्रेशर उसके अब लोअर टेम्परेचर के वेपर प्रेशर से भी कम हो। आप समझ पा रहे हो तो समझ लो। अच्छा, तीसरा कंसेप्ट, इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर जो स्टीम स्ट्रिपर है और यहाँ पे जो लिक्विड है, लिक्विड के लेवल्स यहाँ पे ऐसे समझिए, लिक्विड का जनरली लेवल जो होता है बॉटम में जितना ट्रे होता है, फाइनली जो लिक्विड जो है यहाँ पे आया वो इधर से निकल रहा है एज ए प्रोडक्ट। अब मान लीजिए कि लिक्विड का लेवल इतना बढ़ गया कि स्टीम जहाँ पे इन हो रहा है उससे भी ज़्यादा लेवल बढ़ गया, तो उस समय क्या होगा, उस समय क्या होगा कि लिक्विड जो है वो स्टीम जो है वो लिक्विड को भी ऊपर उठा के लेके चला जाएगा, तो इस तरह से फ्लडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान रखना है कि स्टीम ड्राई नहीं होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए, ड्रॉ सबकूल नहीं होना चाहिए, और तीसरा लिक्विड लेवल जो है हाई नहीं होना चाहिए, तब जाके स्टीम स्ट्रिपर सही से काम करेगा। मेरे ख्याल से शायद कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, धन्यवाद।